हेलो फ्रेंड्स एंड फिजिक्स लवर्स, मैं रितेश सिंह यूट्यूब के इस चैनल फिजिक्स सोपान में आप सबका स्वागत करता हूं। फिजिक्स क्या है, इसका पर्पज क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। फिजिक्स का फर्स्ट पर्पज है नेचर में घटने वाले इवेंट्स को ऑब्जर्व करना, और उसका सेकंड पर्पज है कुछ रूल्स एज्यूम करके उन घटनाओं को एक्सप्लेन करना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सेशन में हम लोग नेचर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इवेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसे कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सबसे पहला इवेंट थेल्स ने 600 BC में ऑब्जर्व किया था। और वो क्या ऑब्जर्वेशन था कि जब दो अलग तरह की वस्तुओं को लो ह्यूमिड कंडीशन में आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है। तो आइए इसे हम लोग एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखते हैं और इसके बाद ये देखेंगे कि उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स का रीजन क्या है। हमारे पास यहाँ पर कुछ सेटअप है। जैसे हमने यहाँ पर 3 स्ट्रॉ लिया है, प्लास्टिक की रॉड है, ये एक हमारे पास ग्लास की रॉड है, ये चॉक है, ये हमारे पास एक कपड़ा है जिसके ऊपर हल्का सा फर लगा हुआ है, और ये हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है। ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं? मैटर हैं। किससे मिलके बने हैं? एटम से या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे। इनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमें ये भी मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। ठीक, अब हम इन सबको आपस में नज़दीक पहले ले आ रहे हैं। देखो, इसको नज़दीक ले आ रहे हैं। हमें मालूम है कि दो मास पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन देखो क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है? लग रहा है, लेकिन इतना वीक है कि जो इसका नीचे जो ग्रेविटेशनल पुल है, mg जो इसका लग रहा है, वो हमारा इस फोर्स का जो इधर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स से बहुत ही ज़्यादा है, और ये हमारे फील नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को हम जब इसके नज़दीक ले आ रहे हैं तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, एप्रिसिएबल नहीं है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसको, अभी देखो ये हमारे पास फर है, इसको हमने इसके साथ रब किया। अभी सब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो हैं, न्यूट्रॉन सब यहाँ पर हैं, इसमें भी हैं, लेकिन यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग इसमें भी बराबर थी, उसमें भी बराबर थी। लेकिन रबिंग के बाद क्या होता है? रबिंग के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फर से निकल के इस प्लास्टिक रॉड पे चला जाता है। ठीक है, और वैसे ही हमने इस वाले भी प्लास्टिक रॉड को क्या किया? रब किया। अब देखो क्या होगा। अब बराबर हो गया। अब देखो, जब हम इसको रब किए, हमने बताया था कि जब दो बॉडी अलग तरह की हैं और उनको आपस में लो ह्यूमिड कंडीशन में रब करते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फर से इस प्लास्टिक रॉड को रब किया, और रब करने के बाद देखो ये क्या हो गया, आपस में यहाँ पे चिपक गया लगभग। ये देखो ये नहीं गिर रहा है। ठीक, अब इस फर से इलेक्ट्रॉन इस प्लास्टिक रॉड में आ गए, इस फर से हमने इसको भी रब किया, इस पर भी आ गए। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस वाले स्ट्रॉ पे भी ज़्यादा हैं और इस वाले स्ट्रॉ पे भी ज़्यादा हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा हो जाने से क्या हो रहा है? देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर दो अलग अलग बॉडीज पर हैं तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल कर रही हैं। ठीक है, तो एक इसी तरीके से ये हमारे पास ग्लास रॉड है, और इस ग्लास रॉड को हम इस सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं। और रब करके हम इसके नज़दीक ले आते हैं। तो ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया सिल्क के क्लॉथ में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ क्या अधिक हो गया? तब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो एक्सेस प्रोटॉन यहाँ है और यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है।
और जब हम इसको अब इसके नज़दीक ले आ रहे हैं तो देखो एक्सेस प्रोटॉन और एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाली बॉडीज आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। इसका मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इन दोनों पर मास के अलावा, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या देखने को मिला कि दोनों पर मास के अलावा भी कुछ ना कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर जो ये नेचुरल स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। हमने डिफाइन किया इसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, इसे चार्ज बोलेंगे। ठीक, अब देखो ये आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पर, इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इसके ऊपर मौजूद है। ठीक, यहां पर आपके पास एक पेंसिल है, इस पेंसिल को हमने रब नहीं किया है, अब इसको हम इसके नज़दीक ले जा रहे हैं, मतलब ये न्यूट्रल है, इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो इसको जब हम इसके नज़दीक ले आ रहे हैं, देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है या एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है। इस पर देखो ये चौक, इसको भी हमने रब नहीं किया है, इसको भी नज़दीक ले आ रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इवन हम अपना हाथ इसके नज़दीक ले आ रहे हैं तो देखो हमारे हाथ को भी ये क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो हमारा हाथ न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं और यहाँ पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जिस मेथड से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, हमारे पास नेट चार्ज 0 है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन फिर भी ये हमें अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कर रहा होगा, और इस जो एक मेथड है जिसकी वजह से ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि जब किन्हीं दो बॉडीज को हम रब कर देते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन कहीं नहीं जाते हैं, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली एक फोर्स से बंधे होते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, या तो जब हमने रब किया तो या इलेक्ट्रॉन इस वाले कपड़े से इस स्ट्रॉ में चले आए। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन की बॉडी बन गई, ये भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन की बॉडी है। जब हमने ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ से रब किया था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए सिल्क क्लॉथ में, तो ये हमारे पास एक्सेस, मतलब एक तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी और यहाँ पर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन पर एक नेचुरल प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, और यही चार्ज जिसकी वजह से ये बॉडीज़ हैं वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील कर रही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज क्या, उसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। चार्ज पर कितना मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कितना मैग्नीट्यूड होता है, इनका नेचर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इट इज़ द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्योंकि अभी आपने देखा था कि स्ट्रॉ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, मतलब स्ट्रॉ पर इलेक्ट्रॉन कपड़े से इधर आए थे। तो एक क्या है, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, आपके प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है of matter by virtue of which another elementary particle, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, feels the force of attraction or force of repulsion। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल C। अब बात आती है कि जो टाइप आपने देखा कि अभी स्ट्रॉ पर और ग्लास रॉड पर अलग अलग नेचर का एक चार्ज क्रिएट हुआ था, जिसके वजह से स्ट्रॉ के बीच में रिपल्सन और स्ट्रॉ और ग्लास रॉड के बीच में अट्रैक्शन हुआ था। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट, जो चार्ज आया, वो चार्ज कहीं ना कहीं नेचर उसका अलग था। तो उसको हम लोग टाइप ए, टाइप बी भी बोल सकते थे, चार्ज ए, चार्ज बी, चार्ज पी, चार्ज क्यू भी। हमने उसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों बोला, ये प्योर हमारा एक कन्वेंशन है। और इस कन्वेंशन को किसने सजेस्ट किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और उन्होंने ये बोला था कि भाई मान लो कि एक चार्ज है, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल बॉडी है तो उसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। जैसे मान लो कि उसके पास अगर कोई चार्ज यहाँ पर अगर 3
कूलम का है तो आपने इस पर -3 का है, अगर आपने इस पर +3 कूलम का चार्ज दे दिया, इतना चार्ज दे दिया कि इसके वैल्यू 0 हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसको अलजेब्रा से प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमारी मीनिंग को भी आराम से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को सजेस्ट किया और सभी लोगों ने आसानी से मान लिया कि चलो ठीक है, हम लोग उसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक, अगर आप उसे प्लस ये चार्ज ए और चार्ज बी भी बोलते हो तो आप अपना कन्वेंशन हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह यूज करो, कहीं पर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये कन्वेंशन आपका यूनिवर्सल है, हम लोगों को फॉलो कर लेना चाहिए। तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा कैरिड होते हैं? इट इज कैरिड बाय प्रोटॉन्स। नेगेटिव चार्ज इट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अब क्या होता है कि चार्ज अगर है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो +1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन चाहे हम ई लिखें या ई प्लस माइनस लिखें ऊपर, वो है -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। मतलब इन दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक प्लस नेचर में है और एक माइनस नेचर में है। अब इससे छोटा चार्ज प्रेजेंट नहीं है नेचर में। कुछ चार्ज, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर इससे भी छोटा चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन वो चार्ज वो पार्टिकल्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअली मिलते नहीं हैं हमारे पास। तो वो आपके पार्टिकल है क्वार्क। तो क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो ±e/3 का होता है या ±2e/3 के चार्ज हैं, लेकिन इनको हम इंडिविजुअली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि क्वार्क इतना e/3 के फॉर्म में या 2e/3 के फॉर्म में मिल जाए, हम लोग इंडिविजुअली डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स इसको बोल देते हैं प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो हमारा सबसे बेस और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज का यूनिट है। ठीक, अब लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोगों ने चार्ज को 2 नाम दे दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा इस पर और देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक्सेस में प्रोटॉन हुए तो उस बॉडी पर जो चार्ज आएगा उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हुए तो उस बॉडी पे जो चार्ज आएगा उसे हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो अभी आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन में जो देखा कि स्ट्रॉ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था क्योंकि एक्सेस में वहां इलेक्ट्रॉन थे, और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि वहां पर एक्सेस में क्या थे? प्रोटॉन थे, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां कम थे, प्रोटॉन ज़्यादा थे, इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे ग्लास रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और हमारा जो वो स्ट्रॉ था वो क्या था? निगेटिवली चार्ज था आफ्टर रबिंग। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, मतलब वही लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, नेगेटिव के बीच में रिपल्सन, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इतनी सारी चीजें हो गई, अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज के पास जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है, अगर एक सिस्टम हम देखें कि इस सिस्टम में यहां पर आपके पास 3 कूलम का चार्ज है, यहां आपके पास -4 कूलम का चार्ज है, यहां आपके पास 5 कूलम का है, यहाँ आपके पास -7 कूलम का चार्ज है। तो नेट चार्ज इस पर जो होगा वो सीधे हम इनको अलजेब्रा कर लेंगे, मतलब 3 कूलम -4 कूलम +5 कूलम -7 कूलम जो आएगा, ये इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास एडिटिव प्रॉपर्टी भी है। तो कितना हो जाएगा ये? 3 और 5 8 और 7 और 4 11। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? -3 कूलम का चार्ज इसके पास है, मतलब ये बॉडी आपकी निगेटिवली चार्ज बॉडी बोली जाएगी। नेट अगर इसके ऊपर चार्ज देखा जाए तो नेट चार्ज -3 कूलम का है। ठीक है,
अब बात करते हैं नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जो बहुत दूर दूर है, मतलब एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो एक सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व है। नीदर वी कैन क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज, ओनली वी कैन ट्रांसफर द चार्ज। तो हम लोग जब ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब कर रहे थे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ में चले गए और सिल्क के क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए और ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर टोटल चार्ज अगर हम देखा जाए ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का तो पहले और बाद में बराबर थे, लेकिन आफ्टर रबिंग चार्ज का ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन नेट चार्ज फिर भी जितना पहले था उतना ही है। और केवल ये सब हमारी चीज़ें फिजिक्स में ही नहीं, अगर हम कोई केमिस्ट्री की एक इक्वेशन भी लिखें तो वहाँ पर भी हम नेट चार्ज को बैलेंस करते हैं और वो बैलेंस होता भी है। जैसे मान लो आपके पास अगर हमने एक इक्वेशन लिख दी यहाँ NaOH प्लस HCl क्या होगा, NaCl प्लस H2O। अब देखो Na के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन देखो कितना है। इसके पास प्रोटॉन हमारे पास देखा जाए तो 11 प्लस O के पास 8 प्लस H के पास 1, ये काउंट कर लेना। H के पास ये 1 और Cl के पास 17। इधर अगर देखा जाए तो Na के पास 11 प्लस Cl के पास 17 और H2O में H के पास 1 है तो चूँकि अब 2 हो जाएंगे तो 2 × 1 और प्लस O के पास कितना है 8। अब आप देखोगे तो इधर के आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं, या इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। इसका मतलब अब चार्ज भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कंजर्व होता है चार्ज हमेशा। ठीक, चार्ज की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये चार्ज आपका क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब पैकेट्स के फॉर्म में होता है। इससे स्मॉल चार्ज आपको नहीं मिल सकता है। तो इट मीन्स द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिस्टम कैन बी रिटन एज Q = NE। अब यहाँ पर N क्या है, या तो 0 लिख सकते हो, +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है, और E की वैल्यू 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज क्या होगा, वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब अगर मान लो किसी ने आपसे कहा कि एक बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो Q = 3 ये उसने ये बोला 2 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है 2 × 10⁻⁻19? अब देखो E की वैल्यू 1.602 है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसका 2 टाइम्स होगा, इसका 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। क्या ये इसका 2 जो है 1.6 का 1 किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं आ रहा है? इसका मतलब इतना चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारे रहे चार्ज की प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर की डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग यहाँ नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम लोग बस थोड़े बहुत इसकी चीज़ें देखेंगे और डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल थ्रू विच चार्ज कैन मूव फ्रीली। मतलब वो उसे हम कंडक्टर बोलेंगे जिसमें चार्ज आसानी से मूव कर सके। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ह्यूमन बॉडी है, और भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें चार्ज आसानी से मूव करता है। तो ये क्यों मूव कर रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप जानते हो कि एक न्यूक्लियस ये यहाँ पर है और इसके आउटर सेल में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जो सबसे आउटर सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कंडक्टर में जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होते हैं। तो इनका मतलब जो बाइंडिंग जो फोर्स है वो स्ट्रांग नहीं है, वीक है, जिसके वजह से ये एक एटम के जैसे ये भी है
तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, इस तरह से मूव करते रहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर उतना ज़्यादा कंट्रोल इन एटम इस न्यूक्लियस का नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स हमारे क्या बोले जाते हैं, कंडक्टर, जहाँ पर हमारे पास इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है, ठीक। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द कंडक्टर, डिफाइन करो कंडक्टर, तो कंडक्टर्स आर द मटेरियल थ्रू विच द चार्ज कैन मूव फ्रीली, या वो मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अब बात करते हैं इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, थ्रू विच चार्ज कैन नॉट मूव फ्रीली। ऐसा मटेरियल जिनसे चार्ज आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे यहाँ पर हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, स्ट्रॉ है या ग्लास रॉड है, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स थे। इस पे चार्ज आसानी से मूव नहीं कर सकता है। अभी आप कुछ देर तक आप स्ट्रॉ को रब करो, रब करने के बाद उसे रख दो, कुछ देर के बाद देखोगे चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि चार्ज वहाँ मूव नहीं कर रहा। जहाँ पर आपने चार्ज क्रिएट किया था, जहाँ पे, वहाँ पर चार्ज हमेशा बना रहेगा। धीरे 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 जब एनवायरनमेंट के उसमें आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब ह्यूमिडिटी से उसको डिस्चार्जिंग होगी, वो भी टाइम लगेगा, ठीक। तो इसका एग्जांपल आपका रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, केमिकली प्योर वाटर। आपका जो केमिकली प्योर वाटर है वो इंसुलेटर है। और इन इंसुलेटर्स को हम एक नाम और देते हैं, उसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स, तो इन्हें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर। अब हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो चार्ज का ट्रांसफ़र करने के हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं। एक है बाय रबिंग, जो अभी हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन में करके दिखाया था। दूसरा था इंडक्शन, उसको भी हम लोगों ने किया था। और तीसरा है बाय कंडक्शन। तो इन तीनों को हम लोग जल्दी से एक्सप्लेन करके और फिर आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो पहला मेथड आपके पास है बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। और ये आपने देखा कि जब हमने एक फर टाइप का कपड़ा था, उससे जब हमने उसको स्ट्रॉ को रब किया था तो वहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ था। तो अब बताओ कि ये उसके बाद या ग्लास रॉड था आपका, उसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो वहाँ पर भी चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। तो ये सारे के सारे चीज़ें क्या थी, प्लास्टिक हुआ, ग्लास रॉड हुआ, सिल्क क्लॉथ हुआ या फर हुआ, ये सब क्या था, ये सब के सब इंसुलेटर्स थे। तो वहाँ पर जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रिक्शन या फिर रबिंग से, वो बेसिकली किस में हो पा रहा है, इंसुलेटर्स में। तो ये इंसुलेटर में ही इफेक्टिव होता है। अगर आप एक कंडक्टर को रब करोगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन उस कंडक्टर को आप अपने हाथ में पकड़ोगे, आपकी मतलब हाथ या बॉडी आपका कंडक्टर है। तो जब अगर मान लो आपने एक रॉड पर रब करके चार्ज लगाया और अपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, आप यहाँ हो और इसको आपने पकड़ा और आप अर्थ से जुड़े हो, तो ये चार्ज सीधे आपके बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाएगा और उस चार्ज का इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम लोग बात कहते हैं कि जब हम जो फ्रिक्शन या रबिंग से जो चार्ज हम क्रिएट करते हैं वो जनरली कहाँ पर करते हैं, इंसुलेटर्स में, ठीक है। दूसरा आपके पास है बाय इंडक्शन। अब बाय इंडक्शन कैसे है, और ये देखो बाय इंडक्शन जो आपका चार्ज का ट्रांसफ़र होगा वो जनरली कंडक्टर्स में हो पाएगा, ठीक है।
मान लो हमने एक ग्लास की रॉड ली और ग्लास की रॉड हमने पॉजिटिव चार्ज बना के रखी हुई है, रबिंग से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके रखा है। एक हमने यहाँ पर मेटेलिक स्फीयर है और इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर ऐसे खड़ा किया हुआ है। ये हमारा स्टैंड जो है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है, मेटेलिक स्फीयर है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब क्या है, इक्वल है। नेट चार्ज इसका क्या है, 0 है। लेकिन ये कंडक्टर है तो इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकता है बॉडी में। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आप इसके नज़दीक ले आओगे तो ये क्या करेगा, ये इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज जो मतलब जहाँ प्रोटॉन है वो तो वहीं रहेंगे, वो कभी मूव नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करेंगे, मूव हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है। तो अब इस पूरे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन था वो हर जगह बराबर है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लाए तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस सरफेस पर खींच ले आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो यहाँ के सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं रह गया, उसका इलेक्ट्रॉन तो इधर चला आया। तो इस सरफेस पर हमें पॉजिटिव चार्ज दिखने लगता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फील होता है। अब कहोगे क्या यहाँ का चार्ज कहाँ गया, तो भैया यहाँ पर चार्ज है लेकिन इक्वल अमाउंट में, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज इसके अंदर यहाँ 0 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ चार्ज है ही नहीं, केवल चार्ज यहाँ और यहाँ है, नहीं, चार्ज यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर चले गए, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जब एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड को अगर हमने एक कंडक्टर के नज़दीक ले आया तो इसका ये सरफेस क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। देखो ये सरफेस इसका निगेटिवली चार्ज हो गया और ये सरफेस इसका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मतलब ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी भी इसका नेट चार्ज क्या है, 0 है। ठीक, तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि जब एक स्ट्रॉ के बगल में पेंसिल ले आ रहे थे तो पेंसिल पे भी वही हो रहा था, स्ट्रॉ आपका या ग्लास रॉड है कुछ भी है वो आपका क्या है, चार्ज था। तो जैसे ही आप स्ट्रॉ के नज़दीक पेंसिल ले आ रहे थे तो हम स्ट्रॉ बना देते हैं, स्ट्रॉ पे निगेटिव चार्ज था तो यहाँ सब ये निगेटिव चार्ज हम बना दे रहे हैं। और आप इसके नज़दीक जब ग्लास रॉड ले आए थे तो ग्लास रॉड का क्या हुआ था, ये निगेटिव चार्ज इस ग्लास के इस सरफेस पर यहाँ पर क्या बना देगा, ये पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लाएगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को ये इधर शिफ्ट कर देगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से अब ये इसको क्या कर ले रहा था, अट्रैक्ट कर ले रहा था। इतने में क्या लग जा रहा था, अट्रैक्शन, इसको अट्रैक्ट कर ले रहा था। अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। वैसे यहाँ पर ग्लास रॉड है और ये एक आपके पास न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टर है, और जब इसको पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक ले आए तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अट्रैक्शन केवल और केवल अनलाइक चार्ज बॉडी में ही नहीं होता है, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। अगर कोई बोले कि दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन है और एक पर चार्ज Q है, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज है बॉडी A और दूसरी बॉडी आपके पास B है, इस पर आपसे कहा जाए कि चार्ज बताओ जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसकी पहली कंडीशन है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा B पर, और दूसरी चीज़ पॉसिबिलिटी ये है कि ये न्यूट्रल हो, तो बाय इंडक्शन इसको अट्रैक्शन हो जाएगा इसका। ठीक, अब अभी तो इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। अब अगर हम इसे चार्ज करना है तो क्या करें, कैसे हम इसे चार्ज करें। जैसे मान लो कि आपके पास ये ग्लास है, इसको चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करें। तो चार्ज करने का तरीका है, आप इसको क्या करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, या फिर इसको आप क्या करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो।
अर्थ से कनेक्ट करोगे तो अर्थ एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है और इसके पास ह्यूज अमाउंट में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन खूब ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस सरफेस पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इधर आएगा और यहाँ पर इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन आके इस चीज़ को फुलफिल कर देगा और जितना चाहे इतना इलेक्ट्रॉन आप अर्थ से ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहेंगे, अपने सरफेस से हटना चाहेंगे, क्योंकि उनके बीच, और हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि वो एक दूसरे को मतलब ऐसा रहे, उसके ऊपर जो स्ट्रेस है दोनों चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रेस मिनिमम रहे। इसलिए भाई अगर स्ट्रेस कम करना है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग पाथ मिल गया तो ये कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है और इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे वो चले गए। अब आप इस अर्थ को कुछ देर के बाद जब इसको न्यूट्रल कर लिए तो आप इस अर्थ को हटा दो, इस अर्थ के कनेक्शन को यहाँ से हटा दो, इस अर्थ के कनेक्शन को हटा दो। तो अब यहाँ का चार्ज तो क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ का चार्ज इस पर क्या हो गया, गायब हो गया। अब आप कुछ देर के उसके बाद फिर क्या करो, इसको भी हटा दो, आप इस चार्ज को अब हटा दो यहाँ से, इसको अब यहाँ से आप हटा दो। तो अब देखोगे यहाँ से हमने इसको हटा दिया, तो अब आप देखोगे कि यही नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर एक्स्ट्रा था, ये नेगेटिव चार्ज अब केवल यहीं पर नहीं, वो पूरी बॉडी में जगह जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो केवल यहीं था वो क्या होगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेस की कंडीशन में आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन कुल रहेगा तो इनके बीच का रिपल्सन ज़्यादा है, तो वो दूर दूर होंगे जिससे कि उनका स्ट्रेस कम से कम हो सके। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे पास बाई इंडक्शन। तो बाई इंडक्शन जो चार्जिंग का मेथड एक था कि अर्थिंग कर देते हैं, और एक मेथड और है उसमें हम लोग अर्थिंग नहीं करते हैं, बिना अर्थिंग के ही बॉडी को चार्ज कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम काम करते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, इनको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। यहाँ हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज का एक रॉड लेके आए। तो अब इन दोनों मेटल के स्फीयर आपस में यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट में है। तो अब कांटेक्ट में है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर और इसके इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, प्रोटॉन तो जहाँ पे है वहीं रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज की बॉडी ले आए तो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक, अब हम इसको क्या कर दें, दूर कर दें। जब दूर कर देंगे और अभी भी ये रॉड हम यहाँ रखे रहें, जब रॉड रखे रहेंगे अब बताओ, ये नेगेटिव चार्ज अभी भी यहीं रहेगा क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट, और इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को इधर क्या किया रहेगा, रिपेल करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम चाहें तो इस रॉड को हटा दें। अब इस रॉड को हटा देने के बाद अब आपके पास ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई। अब देखो जैसे हटा दोगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ये सब इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब आपके पास अगर ये बॉडी ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, तो ए और बी, इस मेथड से हम लोगों ने ए को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना लिया और बी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना लिया। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब एक्सेस प्रोटॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कम है। तो ये तो आपके पास हुआ कि इंडक्शन में से आपका चार्जिंग। ठीक, तीसरा मेथड होता है आपके पास बाई
कंडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास एक चार्ज बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो इंडक्शन आपने देखा कि इसमें जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है वो बेसिकली कहाँ हो रहा है, तो वो हो रहा है कंडक्टर्स में। तो बाई इंडक्शन के मेथड से हम लोग कंडक्टर में ही चार्ज का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो कंडक्शन के मेथड से भी सेम कंडक्टर में ही करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये एक मेटल है, कंडक्टर है, और इसको हमने क्या किया, एक दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में ला दिए। ये दूसरा कंडक्टर है और ये आपका चार्ज कंडक्टर है और ये आपका न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल है तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। अब आप बताओ, इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, लेकिन इसमें हम दिखा नहीं रहे हैं उसको कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि बराबर हैं इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रेस होता है क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, तो इसका शेप ऐसा है, तो इस पर जितना मूव करना था मूव कर लिया, इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन वो चाहता है कि हम बाहर जाएं, लेकिन अब इसको जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी में बाउंड थे। लेकिन अब इसके कांटेक्ट में आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने का रास्ता मिल गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ बराबर हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अब जाने का रास्ता मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इधर क्या करेंगे, मूव करेंगे। और मूव करेंगे, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट भी करेगा। जब पॉजिटिव, जितना इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम था। तो वैसे वैसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा वैसे वैसे यहाँ के पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वैसे ही क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितना चार्ज कम हुआ उतना चार्ज इधर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है बाई कंडक्शन। अब अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होती और अगर कांटेक्ट में लाई जाती, तो यहाँ पर जितना चार्ज है और यहाँ पर चार्ज है, इन दोनों का अभी भी एडिशन सेम है जैसे पहले था, अब बाद में भी सेम ही रहेगा। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल होती, ये दोनों आइडेंटिकल होती, अगर इसके ऊपर एक Q चार्ज है और इसके ऊपर 0 है, तो जब टच में ले आएंगे, कंडक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर चार्ज Q/2 हो जाएगा और यहाँ पर चार्ज Q/2 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में, लेकिन इस तरह से देखेंगे जब आइडेंटिकल चार्ज होगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। तो ये तो रहा हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन। तो अब हमने देखा था कि दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, तो ये तो हमने देखा कि भाई फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब फोर्स अट्रैक्शन का है या रिपल्सन का है, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इस मैग्नीट्यूड को हम लोगों को कूलम्ब्स ने सजेस्ट किया, ठीक है। तो कूलम्ब्स ने क्या फॉर्मूला दिया, क्या चीज़ दी, हम लोग उसको अब क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो इस कूलम्ब्स लॉ को देखने से पहले सबसे पहले इसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, उसको हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ पर वर्क करेगा। तो ये आपके पास चार्ज पार्टिकल्स के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, या वो ऑब्जेक्ट्स, वो थिंग्स जिसे हम एक चार्ज पार्टिकल के तौर पर ट्रीट कर सकें, उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास चार्ज इस तरह से अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हम वहाँ पर भी कूलम्ब्स लॉ लगा लें, नहीं। तो चार्ज पार्टिकल के लिए ही ये फॉर्मूला है। तो अब देखो, जैसे मान लो कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक आपके पास ये चार्ज है और दूसरा चार्ज आपके पास ये है। ये मान लो आपके पास Q1 है और ये चार्ज पार्टिकल आपका Q2 है, और इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका R है। तो Q2 पार्टिकल Q1 पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और Q1 पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, Q2 पार्टिकल पर भी क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो Q2 पार्टिकल Q1 पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है
वो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि सेम तरह के चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये हम लिखेंगे F, किसके ऊपर फोर्स लगा, पार्टिकल 1 पे, तो F1 लिखेंगे, किसकी वजह से लगा, 2 दूसरे पार्टिकल की वजह से, तो F1 2 ये। और इसकी जो डायरेक्शन है, पहले हम इसके लिए एक इसकी भी डायरेक्शन बना लें। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, अगर हमने ये देख लिया। तो यहां पर लगने वाला F12 मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं K, और यहां पर होगा Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास मिला इसका मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपके पास इस डायरेक्शन में जो आपका पोजीशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा बन गया यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोग जनरली ऐसे भी लिख लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस यूनिट वेक्टर को हम R और इसके ऊपर हम कैप बना के लिख लेते हैं, तो F12। तो इसको ध्यान से देखो कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को फोर्स इधर लगा रहा है, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर लगता। तो या तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखो, R वैसे ही बनाओ, या फिर आप देख लो कैसे क्या काम करना है। तो जो यहाँ पर K हमने यूज किया है, K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये आपका जो K है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर इसे हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, अब इस K की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली इस K की वैल्यू जो देखी गई है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा वैक्यूम में या फ्री स्पेस में देखा गया है। और इसकी जो वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू सारी चीज़ें रखोगे तो ये है 8.99 इंटू 10 के पावर 9, और इसकी यूनिट आप देखो तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसे हम K को जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नियर अबाउट हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जहाँ पर आपका ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी ये बताता है कि भाई इसके इर्द गिर्द कौन सा मटेरियल है, क्या है, और उस पर फोर्स, क्योंकि ये परमिटिविटी पर डिपेंड करता है ये फोर्स। अगर आप यहाँ का मटेरियल, यहाँ का सिस्टम चेंज कर दो तो वहाँ पर आपका लगने वाला फोर्स भी चेंज होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका फ्री स्पेस का है। अगर मान लो आपने यहाँ पर फ्री स्पेस की जगह कोई और मीडियम रख दिया, और उस मीडियम का आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी K है, तो वहाँ से अगर हम बात करें तो उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी K इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
के जहां पर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, के क्या है, रिलेटिव मीडियम। तो अब अगर हमें फोर्स की बात करनी हो तो फोर्स अगर हमें लिखना हो, अगर मान लो जिसके ऐसा मीडियम में रखा गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी के है, तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आपने इस तरह से कर दिया। तो उस केस में आपके पास फोर्स की वैल्यू ये होगी। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ को, एक चार्ज पार्टिकल को कई चार्ज पार्टिकल के बीच में रख दिया जाता है और उस पर लगने वाला फोर्स हम लोग देखेंगे। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये देखने के लिए मान लो आपके पास ये ओरिजिन है, हमने इसको ओरिजिन मान लिया O, और एक चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पर है, उसको हमने नाम दिया Q1। एक चार्ज पार्टिकल आपके पास यहाँ है, इसको हमने नाम दिया Q2। एक चार्ज पार्टिकल आपके पास यहाँ है, इसको हमने नाम दिया Q3। एक चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ है, नाम दे दिया Q4, और एक चार्ज पार्टिकल आपका ये है जिसके ऊपर हम लोगों को फोर्स पता करना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहीं बना लेते हैं या फिर हम थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये एक चार्ज है, ये Q, और इस Q चार्ज के ऊपर हमें इन बाकी चारों चार्जेस के वजह से कितना फोर्स लगा वो हमें पता करना है। सबसे पहले हमें इस चार्ज की ओरिजिन से पोजीशंस क्या है, तो इस चार्ज की जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने नाम दिया R1। इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है हमने उसको नाम दिया R2। इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है उसको नाम दिया R3, और इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने नाम दे दिया R4। ठीक है, और इस चार्ज का भी अपना एक पोजीशन वेक्टर है और उसको हमने नाम दिया और ये चार्ज मान लो जिस पोजीशन पे रखा है उस पोजीशन को हमने नाम दे दिया P। कुछ करो, इसको हमने नाम दे दिया P, और ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2, ये 3 और 4। मान लो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन आपका 2 है, ये पोजीशन 3 है और ये पोजीशन 4 है। तो पोजीशन 1 पे Q1 चार्ज रखा है, पोजीशन 2 पर Q2 चार्ज रखा है, पोजीशन 3 पर Q3 चार्ज एंड पोजीशन 4 पे Q4 चार्ज। और चूंकि इस वजह से 1 और Q1 कंफ्यूज करेंगे इसलिए हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, लिखा नहीं है, हम नहीं लिख रहे हैं इसको। तो ये मान लो कि पोजीशन 1 पे है, इस पे ये, तो इसका सबका पोजीशन दे दिया। तो अब ये बताओ कि ये Q1 चार्ज इस Q चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो इस फोर्स को हम क्या करेंगे, F कहाँ पर है, किस चार्ज पर, P पर है, तो P ड्यू टू 1। तो अब अगर इसको लिखना होगा तो सबसे पहले तो हमें इस डिस्टेंस को पता करना होगा कि 1 से P के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो आप बताओ, एक वेक्टर आपके पास R1 है और दूसरा वेक्टर आपका ये है RP। तो अब
ये कैसे हम लिखें, इसको कैसे बताएं, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आप याद करो 11th में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर एक वेक्टर आपके पास a है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये p है, इनको b है, इनको अगर ऐड करना था तो कैसे ऐड करते थे। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, पैरेललोग्राम रूल यूज करते थे। और हमने ऐसे देखा तो ये आपका एक पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने पर ये एक डायगोनल बनता है, ये डायगोनल आपको देता है a प्लस बी। तो अगर आपने दोनों के बीच के जो डायगोनल को अगर मिला दिया इस पैरेललोग्राम को तो ये देगा a प्लस बी। लेकिन इसका दूसरा डायगोनल आपको क्या देता है, अगर आपने इसको इससे मिलाया और इसकी डायरेक्शन इधर रखी a की तरफ तो ये आपको देगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। और अगर आपने इसकी डायरेक्शन इधर रखे इधर तो ये देगा आपको वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो अब थोड़ा सा आप इसको देखो, ये r1 वेक्टर, ये rp वेक्टर, और हमें मालूम है कि फोर्स की डायरेक्शन 1 से p की तरफ है। इसका मतलब जो ये वेक्टर आपके पास होगा, इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, rp माइनस r1, ऐसे बोलेंगे rp माइनस r1, और इसको हम लिख लेंगे वेक्टर rp1 और rp माइनस r1। भाई देखो इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला मिल जाएगा। जैसे हमें ये वाली लाइन देती तो एक मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b था, तो हम लोगों ने ऐसे कर लिया। ठीक, दूसरा हमारे पास Q2 भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। Q2 जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, तो Fp पर किसके वजह से, 2 चार्ज की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि हमें अब इस वाले वेक्टर को भी देखना होगा, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं और ये हो जाएगा आपके पास rp2। तो p से 2 rp2, और ये क्या होगा rp माइनस r2। तो ये rp वेक्टर है और ये हमारा r2 वेक्टर है। तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो वैल्यू मिलेगी वो rp2 है ये। ठीक है, वैसे ही हमारे पास चार्ज 3 जो है वो भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, और इसे हमने मान लो बोल दिया Fp3। तो Fp3 डायरेक्शन ये है। तो अब देखो ये R3 इधर है, Rp इधर है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, Rp3। और ये Rp3 किसके बराबर होगा, Rp3 बराबर होगा Rp माइनस R3 के। ठीक, वैसे ही Q4 भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो Q4 का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, मान लो इधर बोल दिया हमने इसको, और ये आपके पास होगा Fp4। ठीक, और अगर हम इस पर डायरेक्शन बना दें तो ये डायरेक्शन होगा Rp4, और Rp4 इक्वल टू Rp माइनस R4 के बराबर होगा। तो इस पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस थे, उन चार्जेस की वजह से हम लोगों ने क्या किया, फोर्स देख लिए। तो अब अगर हम इस पार्टिकल Q पर नेट फोर्स अगर देखें तो हम लोग यूज कर लेंगे बाय मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि इस चार्ज ने इस पर कितना फोर्स दिया, इसने कितना दिया, इसने कितना दिया, सारा फोर्स अगर ऐड कर लेंगे तो ये सब के सब जब साथ में मिलके इसके ऊपर लगाएंगे तो वो फोर्स हमें मिल जाएगा। तो जो हमारे पास F नेट है, F P पर जो फोर्स है वो होगा F P1 प्लस F P2 प्लस F P3 प्लस F P4। अब Fp1, Fp2, Fp3, Fp4 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। हम एक दो लिख के देख दे रहे हैं कि क्या होगा। तो Fp1
वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो कांस्टेंट हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख रहे हैं, के, और ये हो जाएगा Q1, और ये कैपिटल Q था तो इसको हम कैपिटल Q लिखेंगे, और अपॉन इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, RP1 है। तो RP1 को RP माइनस R1 भी लिख सकते हो और RP1 भी लिखो, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ RP1 वेक्टर जो भी आएगा उसका स्क्वायर इनटू RP1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ RP1 वेक्टर। ये आपका हो गया इसकी यूनिट वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड। तो K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपान RP1 का स्क्वायर। वैसे ही अगर हम FP2 लिखना होगा तो K Q2 Q अपान RP2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा RP2 अपान मॉड ऑफ RP2। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड। FP3 तो K Q3Q अपान RP3 का स्क्वायर इंटू RP3 अपान मॉड ऑफ RP3। वैसे ही FP4 अगर देखना है तो K Q4Q अपॉन RP4 का स्क्वायर और RP4 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ RP4 वेक्टर। ठीक, अब इन सबको यहाँ पर पुट कर लेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास मल्टीपल चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर जो चार्ज Q था उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि भाई चार्ज कैसे फ्रिक्शन से ट्रांसफ़र हो रहा है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन से देखा। इसके बाद फिर चार्ज को डिफ़ाइन किया हमने, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, एडिटिव और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब देखा। चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है, बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग, दूसरा आपके पास बाय इंडक्शन, तीसरा आपके पास बाय कंडक्शन। इसके बाद हमने देखा कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स क्या क्या हैं, कि उनकी डेफिनेशन क्या है, प्लस उसमें लास्ट में हमने देखा फिर कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स डेवलप किया। इसके बाद तो फिर हम लोगों ने उसकी लिमिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसकी लिमिटेशन, कि कूलम्ब्स लॉ ये सारे वर्क तभी कर रहे हैं जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में है, मतलब इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, एक पॉइंट चार्ज है, तभी हम ये सारे फॉर्मूले यूज कर पा रहे हैं। तो ये इसकी मेन लिमिटेशंस थी। ठीक, तो हमने एक दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स देखा। इसके बाद मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि भाई एक पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज पर Q1 ने कितना फोर्स लगाया, फिर Q2 ने कितना लगाया, Q3 ने कितना लगाया, Q4 ने कितना लगाया, इन सबको हम ऐड कर देंगे वेक्टरली, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद की क्लास जो हमारी अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और वो न्यूमेरिकल्स अब मान के चलो कि आपके बोर्ड लेवल के भी होंगे, प्लस आपके वो जेईई मेंस एडवांस लेवल के भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगला क्लास हमारा होगा कूलम्ब्स लॉ पर, केवल और केवल उस पर न्यूमेरिकल्स होगा। तो आप इसे कंप्लीट करो और अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसका जो बेल आइकन है वो प्रेस करें। थैंक यू।